गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th ये स्टूडेंट्स हम आपको पढ़ा रहे थे रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन के लक्षण। अलैंगिक जनन के लक्षण और आज उसी के आगे है हेडिंग आपके अलैंगिक जनन के प्रकार, यानी कि अलैंगिक जनन किस किस प्रकार से होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ asexual reproduction। Types of asexual reproduction लिखेंगे। अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से होता है, यानी कि कल भी हमने आपको बताया था कि जो अलैंगिक जनन होता है कैसे होता है, एक ही जनक के द्वारा उसमें दो जनकों की जरूरत नहीं पड़ती है ना। हमने बताया था विखंडन के द्वारा, खंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा बताया था कि जैसे अमीबा है उसका विखंडन हो जाता है, यानी कि जितने भागों में टूटता है उतनी उसकी संततियां बन जाती हैं। इसी प्रकार से हमने आपको बताया था कि ईस्ट होता है, ईस्ट में मुकुलन होता है। जैसे आपने देखा कि जो गुलाब की छड़ होती है कलम, और कलम में यहाँ से इस तरीके से डंडी निकल आती है, फिर उसी से क्या होता है पादप निकलता है। अगर उसको काट के अलग लगा दिया जाए तो नया पादप बन जाता है। ऐसे ही ईस्ट में होता है, ईस्ट में भी मुकुलन इसी प्रकार से होता है। तो यानी कि इसमें जो इसकी संतति होती है हूबहू अपने जनक के समान होती है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता। और पुनरुद्भवन होता है, एक प्रकार का इसमें जो जनन होता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में प्लेनेलिया का एक जीव होता है जिसके 3 खंड में वह टूटता है और तीनों खंड क्या बन जाते हैं, संततियां बन जाती हैं। तो सबसे पहले जो अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से हो रहा है, तो सबसे पहले जो जनन है वो है आपका विखंडन, जिसे हम कहते हैं फिशन। लिखिए पहला नंबर है विखंडन, जिसे हम कहते हैं फिशन। विखंडन कल हम आपको बता ही चुके हैं कि अमीबा में होता है, ठीक है, जितने भागों में टूटता है। तो लिखेंगे इस विधि में परिपक्व पादप, परिपक्व का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से क्या हो, पूर्ण हो। परिपक्व पादप विभाजित होकर, इस विधि में परिपक्व पादप विभाजित होकर 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। परिपक्व पादप 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। यह क्रिया द्विविखंडन कहलाती है। यह क्रिया द्विविखंडन कहलाती है। इसमें सर्वप्रथम केंद्रक विभाजित होता है। इसमें सर्वप्रथम केंद्रक विभाजित होता है तथा बाद में कोशिका द्रव्य विभाजित होती है। तथा बाद में कोशिका द्रव्य विभाजित होता है। तथा बाद में कोशिका द्रव्य विभाजित होता है। कभी कभी अनेक बार केंद्रक विभाजित होकर, कभी अनेक बार केंद्रक विभाजित होकर अनेक खंडों में बट जाता है। अनेक खंडों में बट जाता है। यह क्रिया बहुविखंडन कहलाती है। यह क्रिया बहुविखंडन कहलाती है।
यह क्रिया बहुविखंडन कहलाती है। यह क्रिया प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। यह क्रिया प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। जैसे उदाहरण लिखेंगे, जीवाणु, कॉमा युगलीना, कॉमा अमीबा, आदि। यानी कि इसके अंदर पैरामीशियम भी आता है। तो जो युगलीना होता है उसमें लंबवत विभाजन होता है, तो इसका डायग्राम बना लीजिए। देखिए किस प्रकार से ये हो रहा है। जैसे मान लीजिए क्या है, ये अमीबा की संरचना है और यहाँ पे इसका क्या बना है, ये केंद्रक है, और ये इसका बना हुआ है कोशिका द्रव। अब देखिए ये दो भागों में क्या हुआ, विभाजित होने लगा। जब अपनी ये संतति विखंडन के द्वारा इस प्रकार से जब क्रिया करता है तो इस प्रकार से करता है, और जो इसका जो केंद्रक है वो दो भागों में बंटने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक, ये देखिए इसका केंद्रक है। पहले इसकी अवस्था ये थी, अब जब इसका विखंडन हो रहा है तो इस प्रकार से हो रहा है। तो जब ये विखंडन होगा तो ये देखिए दो भागों में बढ़ गया, इसके अंदर भी केंद्रक आ गया और इसके अंदर भी केंद्रक आ गया। तो ये केंद्रक हो गए और ये दोनों क्या होगी, संततियां होगी। दोनों क्या होगी, संततियां। समझ में आ गई। ये अमीबा था, फिर ये ऐसा हुआ, ये दो भागों में बटा, यानी कि दो संततियां इससे तैयार हुई। बना लीजिए इस डायग्राम को। तो अमीबा में विखंडन इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अमीबा में द्विविखंडन होता है। देखो दो भागों में बट रहा है, जिससे हम कहेंगे अमीबा में द्विविखंडन है। अमीबा में द्विविखंडन, ठीक है, नोट कर लीजिए। समझ में आ गया सभी को कि अमीबा में द्विविखंडन किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से, यानी कि एक अमीबा की संरचना थी और ये जब केंद्रक इसका दो भागों में बढ़ गया तो उसने दो संततियों का निर्माण कर दिया। तो देखिए इसमें जो संतति है वह किसके समान हो जाएगी, अपने जनक के समान। इसमें यानी कि कोई भी विभिन्नताएं नहीं होगी। और इसका जनक क्या है, एक है। जैसे कल हमने आपको बताया था कि इसमें एक ही होता है। यही कौन है, माता है, और यही कौन है, पिता है। बन गया। चलिए दूसरी हेडिंग लिखेंगे जिसका नाम है खंडन। इसको साफ कर दें, बना लीजिए। कर दें। हेडिंग डाल लीजिए खंडन।
जिसे कहते हैं फ्रेगमेंशन, खंडन। लिखिए, इस विधि में बहुकोशिकीय जीव, इस विधि में बहुकोशिकीय जीव पूर्ण वृद्धि करके, इस विधि में बहुकोशिकीय जीव पूर्ण वृद्धि करके 2 या 2 से अधिक, पूर्ण वृद्धि करके 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाते हैं, 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक खंड वृद्धि करके, इसके बाद प्रत्येक खंड वृद्धि करके पूर्ण जीव बना लेता है, वृद्धि करके पूर्ण जीव बना लेता है। समझ में आया कुछ? देखिए, इस विधि में बहुकोशिकीय जीव, जिसमें बहुकोशिकाएं होती हैं, तो पूर्ण वृद्धि कर लेता है। जब वह परिपक्व हो जाता है तो 2 या 2 से अधिक खंडों में क्या होता है, वह टूट जाता है। जैसे कोई चीज है तो 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट गई, और इसके पश्चात क्या होता है कि जब वह फिर वृद्धि करता है और फिर पूर्ण एक जीव बना लेता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में लिखेंगे, उदाहरण स्पाइरोगाइरा, उदाहरण स्पाइरोगाइरा, कॉमा राइजोपस, कॉमा राइजोपस, कॉमा यूलोथ्रिक्स, कॉमा यूलोथ्रिक्स, कॉमा हाइड्रा, कॉमा हाइड्रा आदि, कॉमा हाइड्रा आदि। देखिए, हाइड्रा भी एक मुकुलन के तरीके होता है। जैसे आपने देखा होगा, ये हाइड्रा इस तरीके से होता है, गलियों से संरचना इसकी निकली होती है। ये फिर इसमें क्या होता है, यहाँ पे इस प्रकार से ये निकला। ठीक, फिर ये क्या करता है, ये पूर्ण परिपक्व है, और फिर इसमें फिर ये और जिसका भाग होता है वह बड़ी संरचना बना लेता है, और कुछ समय के बाद वह क्या होती है, संरचना यहां से अलग हो जाती है, और एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से देख रहे हैं आप, इस तरीके से, यानी कि एक हाइड्रा है, इसमें मुकुलन हुआ है, इस प्रकार से बड़ा होता है, फिर बड़ा होने के बाद ये अलग हो जाता है, फिर एक नई संतति उत्पन्न हो जाती है। तो आपने क्या लिखा है इसमें, जैसे स्पाइरोगाइरा, राइजोपस, यूलोथ्रिक्स, हाइड्रा आदि। अगर आप बनाना चाहें तो इसका डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ से शुरू है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप बनाना चाहें तो बना लीजिए। बन गया। अब देखेंगे अगली हेडिंग, जिसका नाम है मुकुलन, जिसे कहते हैं बड़े मुकुलन, जिसे कहते हैं बड़े। इसमें लिखेंगे, यह इस प्रक्रिया में जनन कोशिका, इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर
एक उभार बनता है। इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर एक उभार बनता है जो मुकुल कहलाता है। जो मुकुल कहलाता है, यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा होकर मात्र कोशिका से अलग हो जाता है। धीरे धीरे बड़ा होकर मात्र कोशिका से अलग हो जाता है। जैसे ईस्ट इस प्रकार से लिखेंगे, ईस्ट हाइड्रा, जैसे ईस्ट हाइड्रा आदि, ठीक है। तो हाइड्रा का डायग्राम आपका बना ही हुआ है, ठीक। अब हम ईस्ट में आपको बता दे रहे हैं कि ईस्ट किस प्रकार से मुकुल करती है। तो आपने ये देख लिया कि हाइड्रा में किस प्रकार से मुकुल हो रहा था, ये तो बनवा ही दिया है, ये दोनों में काम आ गया आपका। आप देखेंगे ईस्ट में, देखिए जैसे ये क्या है, ईस्ट है और इसमें ये केंद्रक है, ठीक है। ये है इसका केंद्रक, ये ए संरचना हम इसे मान लेते हैं। फिर बी संरचना आई, बी संरचना में यहाँ पर एक उभार उत्पन्न हुआ, इसका ये केंद्रक अभी यहीं पर है और इसका ये उभार उत्पन्न हुआ और एक यहाँ पर उभार उत्पन्न हुआ। कुछ समय के बाद हम तीसरी अवस्था में देखते हैं कि वह उभार क्या हुआ, बड़ा हो गया और ये उभार भी यहाँ पर इसका बड़ा हो गया और केंद्रक जो था वो अभी वहीं पर है और इसमें भी क्या हुआ, केंद्रक बन गया, इसमें भी केंद्रक बन गया। ये यहाँ पर आप देख रहे थे, तो यहाँ पर आपने देखा ये जो केंद्रक था वह इसके अंदर जा रहा था इस प्रकार से, और यहाँ पे जो केंद्रक है वो भी क्या होगा, इस प्रकार से इसके अंदर जाएगा। तो ये 3 केंद्रक बन गए और फिर यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से इसकी संरचना है और इस प्रकार से ये बिल्कुल अलग बड़े हो गए। यहाँ पे इसके केंद्रक हो गया, इसका केंद्रक हो गया और इसका। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये जो पूर्ण संततियां बन गई। अब ये क्या करेंगे, तो आपने देखा ए बी सी डी और ई प्रावस्था में यहाँ पर एक क्या था, ईस्ट है, इसमें एक केंद्रक है और यहाँ पर बी अवस्था में आपने देखा कि ये केंद्रक क्या हो रहा है, जो मुकुल वहां पर उत्पन्न हुआ उस मुकुल के अंदर ये जा रहा है। फिर ये मुकुल ने केंद्रक लिया और ये अलग होने लगा, धीरे धीरे जब बड़ा हो गया, परिपक्व हो गया, तो अपनी मातृ कोशिका से ये अलग हो गया। तो इस तरीके से इसने ये अपनी संतति कोशिकाएं बना ली और इस प्रकार से ये संतानें उत्पन्न हो गई। तो ठीक है, इस तरह पे आप लिख लेंगे ईस्ट में मुकुलन, ईस्ट में मुकुलन। नोट कर लें, बना लीजिए डायग्राम को, ईस्ट में मुकुलन। इसे आप लिखना चाहें तो लिख लें, ये क्या है, मुकुल है और ये क्या है, दो केंद्रक हो गए और ये क्या हो गई, संततियां हो गई, संततियां। समझ में आ गया सभी को? तो इधर पे हमने आपको पढ़ाया कि खंडन किस प्रकार से हो रहा था, खंडन और
मुकुलन। तो इसमें देखिए किसी दूसरे जनक की आवश्यकता पड़ी नहीं, तो सिर्फ इसमें जनक कौन है, एक ही है, जैसा कि कल हमने आपको बताया था। इसके बाद पुनरुद्भवन है, बीजाणुओं द्वारा संतति उत्पन्न करना है, तो ये हम आपको नेक्स्ट पीरियड पर पढ़ाएंगे।